बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 ठग रहा करते थे, रामू, भोला और घसीटा। वे कोई साधारण ठग नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही शातिर ठग थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगा ना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। औरतों और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं छोड़ा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए तरीके आजमाकर यह लोगों को ठगते ही रहते हैं। इसीलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। जैसे ही किसी भी गांव के आदमी को उन तीनों में से कोई एक या वह तीनों सामने से आते हुए दिखाई दे जाते, तो गांव के लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह से अब उन तीनों को अपनी रोजी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालत यह हो चुकी थी कि अब उन तीनों के झांसे में कोई भी नहीं आता था। जब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके तो उन्होंने आपस में यह सलाह बनाई कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसीलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता, तो क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वह तीनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर वे तीनों किसी दूसरे नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन तीनों को भूख और प्यास बहुत ही जोर के सताने लगी, लेकिन उनके पास तो एक भी रुपया नहीं था। ऐसी हालत में वह क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। चलते चलते अब वे दूसरे नगर में पहुंच चुके थे और वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था, इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं और हम सभी को बहुत ही जोर से भूख भी लगी है। भोला ने कहा, पर यार, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रामू ने कहा, चलो भाइयों, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। नगर के बाजार में पहुंचकर वह इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई नजर आईं। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रामू ने भोला और घसीटा से कहा, चलो भाइयों, आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ उस्ताद जी, आप सही कहते हैं। घसीटा ने कहा, मेरा 20 साल का तजुर्बा है, पहले पेट पर आजे पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। भोला कहने लगा, मैं तो 1 किलो लड्डू खाऊंगा। उसकी बात सुनकर घसीटा बोला, उस्ताद, मैं तो 1 किलो जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और फिर अपने बाकी दोनों साथियों के कान में वह कुछ समझाने लगा। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार भोला और घसीटा दुकान के अंदर चले गए और दुकान में जाकर वह बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया हुआ देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार लालाराम बहुत ही कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियां ही मार रहे थे। जब दिखाई दी, उन्होंने देखा कि दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लालाराम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली, देखो तो आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दी, एक साथ दो ग्राहक भेज दिए। रामकली बोली, अजी, ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि उनको क्या भी करने के लिए चाहिए? लालाम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं? यह सुनकर ठग भोला लालाराम के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, जलेबी किस भाव दे रहे हो? लालाराम ने कहा, 10 की किलो। वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही हुआ करते थे। भोले ने कहा, ठीक है सेठ जी, 1 किलो जलेबी तोल दो, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लालाम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। रामकली गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई और एक पत्नी को भोला ने धीरे से कहा, ओहो, जलेबी के हाथ में जलेबी। रामकली धीरे से मुस्कुराई और चली गई। भोला वहीं पर बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता हुआ देखकर थोड़ी ही देर के बाद घसीटा भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए? लाला ने कहा, 10 के किलो। घसीटा बोला, ठीक है सेठ जी, 1 किलो देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा।
एक लड्डू खाते ही घसीटा बोला, वाह सेठ जी, लड्डू तो स्वादिष्ट है। मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में ऐसे स्वादिष्ट लड्डू कभी नहीं खाए। दो ग्राहकों को मिठाइयां खाते हुए देखकर लाला अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो रामकली, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कल तो हमारे पास मिठाई लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और आज 1-1 किलो मिठाइयां बिक गई हैं। रामकली कहने लगी, अरे अब क्या अपनी दुकान को खुद ही नजर लगाओगे? थोड़ी देर के बाद भोला जलेबी खत्म कर बोला, वाह सेठ जी, जलेबी तो एक ही नंबर स्वादिष्ट है। शायद आपकी पत्नी रामकली ने बनाया होगा। और फिर हाथ छाड़े मूंछों को ताव दिया और दुकान से बाहर जाने लगा कि तभी लालाराम ने उसे आवाज लगाई, अरे भैया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। भोला कहने लगा, सेठ जी, मैंने तो आते ही तुम्हें 10 फार में ये। तभी लाला जब आपने भाव बताया था उसी समय सेठ कहने लगा, नहीं भाई, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। शायद आपसे भूल हो रही है, जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी थी। भोला कहने लगा कि उसने 10 लाला सेठ को दे दिए, जबकि लाला सेठ का कहना था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच घसीटा ने जोर से आवाज लगाकर कहा, सेठ जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसों को भूल मत जाना। मैंने तो आते ही आपको 50 दे दिए थे, 10 के लड्डू हो गए, अब बाकी के 40 बकाया है। लाला सेठ यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगा, अब यह दूसरा भी मुझे ठगने के लिए आ गया। एक दोने के लिए पूरी 40 बकाया, तो पहले ही इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए और अब दूसरा बोल रहा है कि उसने मुझे 50 दे दिए हैं। लाला सेठ ने अपने गल्ले में झांकते हुए देखा कि उसमें एक भी पैसा नहीं था। उसने भोला से कहा, भाई, तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी नोट मेरे गल्ले में नहीं है। उसकी बात सुनकर घसीटा भड़क उठा और बोला, सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अपने बाकी के भरत तो मैं बाकी के लिए 40 मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। अब तो भोला और घसीटा दोनों ही लालाराम हलवाई से लड़ रहे थे। बाहर खड़ा हुआ उनका साथी रामू उस्ताद काफी देर से यह सब कुछ देख रहा था। वह दुकान के अंदर गया और जाकर बैठ गया। सेठ लालाम ने रामू को वहीं पर खड़े हुए देखा था और उसे पता था कि यह आदमी शुरू को से ही सारा खेल देख रहा है। इसलिए लालाराम ने रामू से कहा, अरे भाई, तुम तो मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए बहुत देर से यह तमाशा देख रहे हो। तुमने इन दोनों को आते हुए भी देखा और इन्हें मिठाइयां खाते हुए भी देखा। तुम बताओ कि क्या इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए? रामू, बिना इन्होंने पैसे कहाँ दिए? मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों ने मिठाइयां लगवाई और खाने के लिए बैठ गए। लालाराम भोला और घसीटा से कहने लगा, देखो भाई, यह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। यह भी कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। भोला और घसीटा अब पहले से भी ज्यादा भड़कने लगे और बोले, हैं, इस आदमी से क्या मतलब है? हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए हैं। लड़ाई करते करते वे तीनों दुकान से बाहर आ गए और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब किसी ने यह खबर नगर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन 3 झगड़ा करने वालों को कोतवाली में पकड़ कर लाया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। अब वे दोनों तो कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए हैं। घसीटा के तो 40 अभी और भी बाकी थे, जबकि लाला सेठ का कहना था कि इन दोनों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। मैंने अपने गल्ले में भी देखी लिया, उसमें वही पैसे थे जो उसमें पहले से रखे हुए थे। यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल कहने लगा, लालाराम, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को बता सके कि इन दोनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं या नहीं? लाला सेठ को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था और उसने सब कुछ देखा था। उसने यह बात भी स्वीकारी थी कि इन दोनों में से किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। यह ख्याल आते ही लाला का चेहरा चमक उठा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आ गया था। उसने सब कुछ देखा था और उसने इन दोनों के सामने यह बात भी कही थी। यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला, आज शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। अब तो लालाराम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में जा पहुंचा। देखा तो रामू अभी भी दुकान के आगे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लाला सेठ उसके हाथ पैर जोड़ते हुए कहने लगा, भाई, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तुमने तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा माजरा देखा है। रामू कहने लगा, हाँ लाला जी, मैंने सब कुछ देख लिया है। उन दोनों घटिया लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया था और भरपेट मिठाई भी खा ली थी। लाला सेठ कहने लगा,
तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब रामू ने एक चाल चली। वह कांपते हुए कहने लगा, लाला जी, मैं चल तो देता पर मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है, लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। यह कहते कहते वह जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब रामू को छू कर देखा तो सोचने लगा कि इसको बुखार तो है नहीं, पर हो सकता है कि बिना मौसम के बुखार चढ़ गया हो, जो शरीर के लीम उन मौसम के बुखार चढ़ गया हो, अंदर ही तप रहा हो। उसने अपनी पत्नी रामकली को आवाज लगाते हुए कहा, अरे रामकली, जरा मेरी पशमीना की चादर तो ले आओ, जो मैंने कल ही कश्मीर से मंगवाई है। बड़ी अच्छी और गर्म चादर है, वह इस भाई को उड़ा दो, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, इसके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दो। चाय के अंदर पानी मत डालना, दूध में ही पत्ती डाल देना। रामकली यह सुनकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को अच्छी तरह से जानती थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो पहले तो लाला राम बोल देता कि रामकली चाय बना दो, और जब रामकली चाय बनाने के लिए बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना का इशारा कर देता। रामकली गुमराह हो गई कि चाय बनाऊं या ना बनाऊं। तब उसके पति लाला राम ने एक बार फिर से आवाज लगाई, रामकली, देर ना करो, जल्दी से चाय बना दो, हमें कोतवाली भी जाना है। अब तो रामकली ने चाय बनाई और चाय का कप भर के रामू के सामने रख दिया। रामू कली ने चाय का एक घूंट पिया और फिर बोला, लाला जी, मैं खाली चाय तो पीता नहीं, चाय के साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। लाला राम हलवाई ने देसी घी के 4 लड्डू और 4 जलेबियां उठाकर रामू को पकड़ा दी और कहने लगा, भैया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पी लो और मेरे साथ कोतवाली चलो। रामू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेता रहा और साथ ही साथ लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था, जबकि सेठ लाला राम का दिल जल रहा था कि यह जल्दी से जलेबी खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर के बाद रामू ने लड्डू के लिए और जलेबी खत्म कर दिए, मूंछों पर ताव दिया। फिर उसने सेठ जी के चादर को ओढ़कर कहने लगा, लाला जी, अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लाला राम रामू को लेकर फिर कोतवाल के सामने पहुंच गया। लाला राम ने कहा, हुजूर, यह वही आदमी है जिसने यह सारा माजरा देखा था। कोतवाल ने रामू से पूछा, क्यों भाई, तुमने इनको मुफ्त में मिठाइयां खाते हुए देखा है? तो रामू एकदम से अपने तेवर बदलते हुए कहा, नहीं कोतवाल जी, मैंने तो इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। एक ने तो आते ही 10 का नोट दिया था और दूसरे ने 50 का नोट दिया था, और लाला जी ने कहा था कि बाकी के 40 बाद में ले लेना। यह सुनते ही लाला सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रामू से कड़ी बात करेंगे आने लगे कहा, अरे भाई, तुम यह क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी तरफ से गवाही देनी। रामू ने कहा, जब तुमने मुझे मारने पीटने की धमकी दी तो मैं और क्या कहता। और फिर वह कोतवाल से कहने लगा, देखो हुजूर, इसने मुझे बहुत ही डराया, धमकाया, इसलिए मैं गवाही देने को तैयार हो गया था, पर आपके सामने मुझे किसी का कोई डर नहीं है। यह सुनते ही सेठ लाला राम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसकने लगी। वह समझ गया कि यह तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग हैं। उसने रामू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम तुम सच बोल दो। रामू तपाक से कहने लगा, हुजूर, इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे चाय पिलाई, लड्डू खिलाए, क्योंकि इसने जब मुझे डराया, धमकाया तो मैं डर के मारे कांपने लगा था, और तब मुझे सहज करने के लिए इसने चाय और लड्डू और जलेबी मुझे खिलाई। यह सुनकर तो कोतवाल को बड़ा ही गुस्सा आया और वह लाला सेठ के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, लालाम, यह तुम क्या बोले जा रहे हो? इन भले लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, और दूसरा, तुमने इस भले इंसान को डराया, धमकाया। इतना सुनकर रामू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। यह तो यह भी कह सकता है कि मैंने जो चादर ओढ़ रखी है वह इसी ने मुझे दी है। लाला चिल्लाकर कहने लगा, हाँ हाँ हुजूर, यह चादर मेरी है और मैंने इसे तब दी थी जब इसे ठंड लग रही थी। रामू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वह सच हो गया। यह तो एक नंबर का ठग है, मिठाई देकर लोगों से 2 गुनी कीमत वसूल करता है। अब तो कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लाला सेठ को फटकारते हुए कहने लगा, लाला, चुपचाप इन्हें 40 वापस दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी के अभी उठाकर कैद खाने में डाल दूंगा। लाला भी अब यह अच्छी तरह से समझ चुका था कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है, और उसने भारत 40 निकाले और घसीटा को दे दिए, और फिर बिना किसी अपराध के वह छोड़ कर रहे हुए माफी मांगकर मुंह लटकाकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया।
तीनों ठग भी खुश होकर कोतवाली से बाहर आ गए और लाला सेठ को पीछे से धीरे से कहने लगे, क्यों लाला राम, कैसी रही? हमारी चालाकी, मिठाई भी खा ली और पैसे भी नहीं दिए और तुमसे तुम्हारी कीमती चादर भी ले ली। लेकिन ठगों को यह मालूम नहीं है कि जब वे लोग लाला को चिढ़ा रहे हैं, उसी समय कोतवाल का एक सैनिक उनके पीछे से यह सब कुछ सुन रहा है। इसके बाद तीनों ठग और लाला अपने अपने रास्ते चले गए। सैनिक ने यह बात कोतवाल को बता दिया। अब कोतवाल को इस बात का एहसास हो गया कि उसने एक गलत फैसला किया है और यह तीनों शातिर ठग हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए उसने ठगों से कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। इसके बाद तो तीनों ठगों के हौसले और भी बढ़ चुके थे। वह सोचने लगे कि इस शहर के लोगों को बड़ी असामान्य ही आसानी से ठगा जा सकता है। वे तीनों रात बिताने के लिए एक पुराने खंडहर में पहुंच गए। अगले 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ और लोगों के साथ भी ठगी की और काफी दौलत इकट्ठी कर ली। अब वे इस खंडहर में ही रहने लगे थे। तीसरे दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वह इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन उस रात को हुआ यह कि जब वे लोग खंडहर कूल कहा लगा में रुके हुए थे, तो उनके पास एक आदमी और आकर रुका जो देखने में काफी धनवान लग रहा था। वे तीनों ठग उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता लगा कि वह आदमी शहर में आए हुए एक घोड़ों के सौदागर का मुंशी था, जिसे कल सुबह अपने मालिक के काम से एक दूसरे में खाम की कहाए नगर में जाना था। बातों ही बातों में पता लगा कि उस घोड़े के सौदागर के पास एक से एक बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं जिनकी कीमत हजारों में है। ठगों ने उस आदमी से घोड़े के सौदागर का नाम पता मालूम किया। उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना इस शहर को छोड़ने से पहले एक आखिरी ठगी की जाए और इस घोड़े के सौदागर से एक अच्छी नस्ल का घोड़ा ठग लिया जाए जिसकी कीमत हजारों में हो। और फिर उन तीनों ने घोड़े के सौदागर को ठगने की योजना बना ली। अगली सुबह रामू और घसीटा घोड़े के सौदागर के पास पहुंचे, जहां पर सौदागर का खेमा लगा हुआ था। रामू सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो मैं देने को तैयार हूं। और साथ ही उसने अपने साथ आए हुए घसीटा का परिचय देते हुए कहा, यह मेरा भाई है जो कि बेचारा आंखों से अंधा है, यह भी मेरे साथ चला आया। सौदागर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक से एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े हैं। और फिर सौदागर ने उन्हें एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा लाकर दिखाया और कहा कि इस घोड़े की कीमत हजारों में है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? घोड़े को देखते ही रामू मन ही मन सोचने लगा कि सचमुच घोड़ा तो बहुत ही शानदार है। उसने सौदागर से कहा, मैं घोड़ा खरीदने से पहले एक बार इसकी सवारी करके इसकी रफ्तार और उसकी चाल देखना चाहता हूं। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं इस घोड़े को मुंह मांगी कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हूं। आप मुझे इसकी सवारी करने दें। जब तक मैं एक चक्कर लगाकर आता हूं तब तक मेरा यह अंधा भाई आपके पास ही बैठेगा। सौदागर ने कहा, हाँ हाँ हुजूर, बेशक आप बिना किसी परेशानी के इस घोड़े की चाल और रफ्तार को परख सकते हैं। इसके बाद रामू उस शानदार घोड़े पर सवार हो गया। असल में उन दोनों ठगों की यह योजना थी कि रामू घोड़े की रफ्तार परखने के बहाने से घोड़े को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा और पीछे से उसका साथी घसीटा भी मौका देखकर वहां से निकल जाएगा। रामू ने घोड़े को ऐड लगाई, घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। रामू मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि चलो मेरा काम बन गया, घोड़ा अब मेरे कब्जे में आ गया। घोड़ा को दौड़ाता हुआ रामू जैसे ही कुछ दूर कर गया कि तभी अचानक घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया और वह बुरी तरह से उछलने लगा। वह तो रामू के काबू से बाहर हो गया था। उसने रामू को जमीन पर पटक दिया। बेचारा रामू बुरी तरह से घायल हो चुका था। जब तक उसने होश संभाला तो देखा कि उसके चारों तरफ कोतवाल के सिपाही खड़े थे और उसके सामने वह सौदागर खड़ा था जिसका घोड़ा वह चुरा कर लाया था। सौदागर ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, क्यों रामू उस्ताद, आज तो तेरी ठगी तुझ पर भारी पड़ गई ना? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? उस दिन तू बच गया था पर आज नहीं बचेगा। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सौदागर किस दिन बचने की बात कर रहा है। सौदागर ने कहा, मैं कोई घोड़ों का सौदागर नहीं बल्कि मैं नगर का कोतवाल हूं और यह सारा नाटक मैंने ही रचाया था। उस दिन जब तुम लालाराम हलवाई को ठग कर खुशी खुशी वापस लौट रहे थे तब मुझे तुम तीनों पर शक हो गया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सबूत नहीं था और मैं तुम्हें हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस तुम्हारे पीछे लगा दिए जो कि तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। वह आदमी जो तुम्हें सराय में मिला था और जिसने तुम्हें मेरे घोड़ों के बारे में बताया था वह भी मेरा ही आदमी था। और जिस घोड़े को चुराकर तुम भाग रहे थे यह कोई मामूली घोड़ा नहीं है बल्कि यह मेरा घोड़ा है और इसको मैंने इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि यह मेरी पीठ पर मेरे अलावा किसी और को बैठने ही नहीं देता और जो ऐसा करता है
उसका वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हुआ, और तुम्हारा वह दूसरा साथी जो कि अंधे होने का नाटक कर रहा था, उसे भी मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जल्दी से अपने तीसरे साथी के बारे में बताओ, वरना मेरे सिपाही तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। कोड़े पड़ने के डर से उसने तुरंत अपने तीसरे साथी के बारे में बता दिया, जो कि वहीं से कुछ दूरी पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। कोतवाल के सिपाहियों ने तीसरे ठग को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से वह तीनों ठग, जो आज तक कई करता है लोगों को ठग चुके थे, अब कोतवाल के हाथ लग चुके थे और उन्हें कई सालों तक कारागार में रहने की सजा सुना दी गई। उन तीनों ठगों के पकड़े जाने पर लोगों ने अब राहत की सांस ली और उन तीनों से आजाद हुए माल को उन सभी लोगों को वापस लौटा दिया गया जिनसे उन ठगों ने ठगी की थी।